ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। माननीय अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज डिमांड फॉर ग्रांट्स यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारत की सरकार का। एक खिलाड़ी होने के नाते ये पहली बार है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि खेलों के ऊपर फोकस आया है, खेलों को, खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये कहते हुए मुझे जरा सी भी झिझक नहीं है कि एक खिलाड़ी का जीवन अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। ये चुनौती सिर्फ प्रतिद्वंद्वियों से नहीं मिलती, ये चुनौतियां हमारी जो परिस्थितियां हैं उनसे भी मिलती हैं खिलाड़ियों को। और ऐसे माहौल में जहां गांव में से कोई लड़की खेलना चाहे, उसको खेलने का, उसको ताने दिए जाएं, खेलने का अवसर ना मिले, खेलना चाहे लेकिन कोई सुविधा ना हो, प्रतिभा हो लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिले, और करके राष्ट्रीय लेवल पर, स्टेट लेवल पर अगर पहुंचे तो वहां से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाने के लिए साजो सामान और स्पोर्ट्स साइंस नॉलेज जो चाहिए वो ना हो। ये सारी चुनौतियां एक साधारण खिलाड़ी के जीवन में आती हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर जो सम्मान और सुविधा जो खिलाड़ियों को मिला है, उसके कारण आज विश्व के अंदर भारत के खेलों को, भारत के खिलाड़ियों को एक नए नजरिए से देखा जा रहा है। ये उभरते हुए भारत की तस्वीर है और अगले कुछ सालों में आप इसका नतीजा देखेंगे। खेल आमतौर पर माना जाता था कि साहब आपके पास कुछ और करने को नहीं है तो आप खेल रहे हैं, समय जाया कर रहे हैं। एक कहावत और शुरू हो गई थी कि आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मैं आज कह सकता हूं कि जमाना भारत के अंदर बदल गया है। आज अगर आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये माहौल हम लेकर आए हैं पूरे देश के अंदर। खेल सिर्फ और कई कारण है जिससे आप खेलते हैं। आप चरित्र डेवलप होता है, आपका कैरेक्टर डेवलप होता है, आप एक टीम की लीडरशिप संभालते हैं, आप लीडर के नीचे काम करना सीखते हैं, आप सैक्रिफाइस करना सीखते हैं, आप टीम के लिए खेलते हैं, बहुत कुछ आप सीखते हैं। जीवन के अंदर क्लासरूम में बैठकर आप भले ही आप किताब में पढ़ लें कि ठोकर खाने के बाद फिर से खड़े हो जाओ, लेकिन वो तो किताब में ही है। अगर जीवन के अंदर वाकई में ठोकर खा के खड़े होना है तो खेल के मैदान में आपको उतरना ही पड़ेगा। और आप खेल के मैदान में आप उतरेंगे तो हर दिन आपकी जीत होगी और हर दिन आपकी हार होगी। उसी से आप सीखोगे कि जीत में भी आप बराबर रहिए, संयम बना के रखिए, और हार में भी आप अपना धैर्य हमेशा ऊपर रखिए और टीम को साथ लेकर चलिए। ये एक खेल के मैदान से जितनी शिक्षा मिलती है वो शायद ही किसी क्लासरूम से मिल सकती है। और मैं ये भी बिना झिझक के कह सकता हूं कि जीवन के अंदर, चाहे यहां संसद के अंदर बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो खेल के मैदान से होकर यहां पार्लियामेंट तक आए हैं, उसी तरह चाहे बैंक हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे टीचर्स हो, जो खेल के मैदान से निकलकर अपने स्थान तक पहुंचा है उसने जीवन में अच्छा ही करा है। उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट उन्होंने छोड़ा। यही नहीं, स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी का भी एक साधन है। अगर आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूं कि पिंग पोंग डिप्लोमेसी 1949 में 25 वर्ष बाद अमेरिका और चाइना ने बातचीत करनी शुरू करी थी। चाइना ने उसमें टीटी टीम, अमेरिका की टीटी टीम को, टेबल टेनिस टीम को बुलाया, आमंत्रित करा, और उससे उनकी बातचीत शुरू हुई और उसके बाद उनके संबंध अच्छे हुए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी क्रिकेट डिप्लोमेसी कई बार चर्चा में रही है। 1987 में उनके राष्ट्रपति यहां पर आए, 2005 में आए हैं, 2011 में आए। खेल से जिस तरह से आप सीमाओं को पार कर जाते हैं, चाहे वो जाति की सीमा हो, धर्म की सीमा हो, पंथ की सीमा हो, समुदाय की सीमा हो, आप खेल के मैदान में घुसते ही, जैसे ही आप खेल की मैदान की बाउंड्री में घुसते हैं, बाकी सारी बाउंड्रियां वहां पर समाप्त हो जाती हैं। ये खेल की ताकत है। और इसको बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पहली बार एक ओलंपिक टास्क फोर्स लगाया गया। और ये ओलंपिक टास्क फोर्स ऐसा नहीं कि जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को डाल दिया हो, अधिकारियों को डाल दिया हो। इसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने चुनकर खेल के जो विशेषज्ञ थे उनको उसमें डाला। इन्होंने खूब लंबी इसके ऊपर स्टडी करी और स्टडी करके इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए। एक पिरामिड का प्रधानमंत्री जी ने एक विजन करा कि देश के अंदर एक पिरामिड बनना चाहिए।
उस पिरामिड के सबसे ऊपर होने चाहिए एलीट खिलाड़ी जो भारत के लिए खेलें और हमारा तिरंगा दूसरे देशों में लहराए। अगर उस पिरामिड को ऊंचा होना है तो उस पिरामिड को चौड़ा होना भी जरूरी है, और चौड़ा तभी हो सकता है जब हर बच्चे को खेलने की सुविधा मिले। और इसके बीच में आता है नेशनल टीम्स, नेशनल कैंप्स। माननीय अध्यक्ष, खेल एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी स्टेट इसके ऊपर कानून बनाता है। यहां पे बहुत सारे मेरे साथियों ने जो दूसरी पार्टी के उन्होंने चर्चा करी, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने अपने राज्यों में जाकर अपनी अपनी पार्टियों से एक बार तो पूछिए कि किसी ने स्टेट के अंदर स्पोर्ट्स का एक्ट बदला या नहीं बदला। क्या जो फेडरेशंस हैं उनको जवाबदार बनाने के लिए वहां पर उन्होंने कुछ काम करा या नहीं करा। आपको ताज्जुब होगा, जब खेलो इंडिया शुरू हुआ तो पहली बार स्टेट के जो एजुकेशन अधिकारी थे वो स्टेट के स्पोर्ट्स अधिकारियों के साथ मिलकर बात कर रहे थे, पहली बार हुआ। अब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है कि जब स्टेट में जो स्पोर्ट्स है वो वहां के खिलाड़ी, स्कूल में पढ़ने वाले खिलाड़ी बच्चे हैं वही तो खेल खेलेंगे, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आपस में बातचीत भी नहीं करता था। खेलो इंडिया ने ये सब शुरू करा। खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम रखा, हमने यूथ गेम्स शुरू करे। 17 साल की उम्र, 21 साल की उम्र के जो सभी युवा हैं उनके लिए पहली बार हमने खेलो इंडिया गेम्स करा। चुनौती वाला काम था। भारत सरकार के समय, उस समय अधिकारियों ने कई बार कहा कि ये शायद इस बार संभव नहीं है, अगली बार करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर लिया था कि इस खेलो इंडिया को करना है और यूथ गेम्स को करना है। दूसरी बार जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ, 7,000 खिलाड़ियों ने उसमें पार्टिसिपेट करा। अब सोचिए स्कूल के लेवल पर किस बच्चे को आज तक ये सुविधा मिलती थी, अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि हाई डेफिनेशन ब्रॉडकास्ट, स्टार टीवी का 100 घंटे का लाइव ब्रॉडकास्ट के ऊपर एक स्कूल का बच्चा पार्टिसिपेट करे और उसको दुनिया देखे। ये किसको मिलता था? मुझे इस बात की भी खुशी है कि सरकार को बधाइयां दी जाती थी। उस समय जो माता पिता थे आके बोलते थे कि आपने जो ट्रैक सूट दिए हैं खेलो इंडिया के, आपने जो स्पोर्ट्स किट दिया है, वो ट्रैक सूट इतने अच्छे हैं कि बच्चे पहन के सो जाते हैं। मतलब कि एक एक पैसे की पूरी वसूली करी गई कि हाई स्टैंडर्ड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अगर खेल इस तरह के करो कि हमारे बच्चों को एक विजन मिले आगे बढ़ने का, क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चा तो नहीं जा सकता कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियन गेम्स में। उनको स्कूल के लेवल पर क्या आप राष्ट्रमंडल खेल जैसा आप नजरिया दिखा सकते हो ताकि उनका भी मन करे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाए। इस तरह का हमने आयोजन करा कि स्टार स्पोर्ट्स के जो कैमरामैन हैं वो बोलते हैं कि हमें गर्व होता है अगर किसी खेल को हम कवर करते हैं तो क्रिकेट, आईपीएल इनको नहीं, हमें सबसे ज्यादा अगर गर्व होता है किसी खेल को कवर करने में तो वो खेलो इंडिया का यूथ गेम्स को कवर करने में गर्व होता है। ये आने वाले समय में हम सब बात करते हैं कि भारत के अंदर प्रतिभा है, जरूर है, लेकिन उस प्रतिभा को मंच देना बहुत जरूरी है। यूएस, अमेरिका के अंदर अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो उसका कारण एक ये है कि यूएस के अंदर कॉलेज गेम्स बहुत मशहूर हैं। हर खिलाड़ी वहां पर यूएस के कॉलेज गेम्स में खेलता है और उसको मंच बनाकर आगे बढ़ता है। मैं आपको इस यकीन दिला सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलो इंडिया का विजन रखा है, अगले 10 साल के अंदर ये लगातार जब चलता रहेगा तो भारत के खिलाड़ी जो स्कूल के लेवल के हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होंगे। अगले 10 साल के अंदर जो भारत के ओलंपिक चैंपियन बनेंगे वो खेलो इंडिया से ही होकर निकलेंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूं। हमने एक मोबाइल ऐप बनाई। हमने मोबाइल ऐप में बनाकर उसको जितने भी खेल के मैदान हैं देश के, उसको मैपिंग करके उस पर डाल दिया। उन खेलों को कैसे खेला जाता है उसके हमने एनिमेटेड वीडियोस उसके ऊपर डाल दिए। हमने फिटनेस और नेचुरल एबिलिटी का सिलेक्शन हमने उस मोबाइल ऐप में डाल दिया। और अब हम स्कूलों से आग्रह कर रहे हैं कि आप पार्टनर करिए। आप लिखिए अपने स्कूल के बाहर, आप सिर्फ ये मत कहिए कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चे हैं वो 90% से ऊपर आते हैं। आप वो जरूर लिखिए, बट ये भी लिखिए कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो फिजिकली फिट, उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि खेलो इंडिया की मोबाइल एप्लीकेशन भी हमारे को थम्स अप देती है। इस तरह का हमने एक माहौल बनाया। उस मोबाइल एप्लीकेशन से हम सिलेक्शन करना शुरू करेंगे। हो सकता है झारखंड के अंदर कोई लड़की हो 10 साल की जो अभी 10 साल की उम्र में ही 5 फीट 10 इंच की हो सकता है कोई तमिलनाडु में कोई बच्चा हो जो 8 साल की उम्र में बहुत ऊंचा जंप करता हो सकता है कि कश्मीर के अंदर कोई लड़की हो जो बहुत अच्छा, जिसमें टैलेंट हो।
इस मोबाइल एप्लीकेशन से हम उनको 10 साल और 11 साल और 8 साल की उम्र के अंदर आइडेंटिफाई करके उनको वहीं पर ही 10 साल की उम्र से हम उनको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष देना शुरू करेंगे और 8 साल तक लगातार देते रहेंगे कि जब तक वो 18 साल के होंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से भी वो ऊंचे उठ सके होंगे। ये इस तरह का हमने एक विजन रखा हुआ है। स्पोर्ट्स स्कूल्स हर जिले के अंदर एक लक्ष्य रखा हुआ है मोदी सरकार कि हर जिले के अंदर हमें एक स्पोर्ट्स स्कूल बनाना है। स्कूल नया खड़ा करने की जरूरत नहीं है, स्कूल तो पहले से ही है। नवोदय विद्यालय हुआ या सेंट्रल स्कूल हुआ, उसके अंदर सिर्फ 1 या 2 खेलों का हम आयोजन इस तरह से करें कि वहां पर ट्रेनिंग हो सके। उस जिले के अंदर जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको, कोई साउथ में है, कोई तमिलनाडु या केरल का बच्चा है, उसको उठा के दिल्ली में लाने की क्या आवश्यकता है, उसको वहीं ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इसीलिए इस तरह के स्पोर्ट्स स्कूल की भी तैयारी चल रही है। मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। हर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। जो खेलों में अच्छा हो, किसी और ड्रामेटिक्स में अच्छा हो, कोई सिंगिंग में अच्छा हो, कोई पेंटिंग में अच्छा हो, उनको अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। लेकिन हर एक ही बच्चा अगर वही उसी तालीम को करेगा, वही सिलेबस को करेगा, तो इतना भारी स्कूल बैग को उठाकर वो खेलों में कैसे कर सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड का ऐलान करा है। मुझे यकीन है इसके अंदर कोई नया रास्ता निकलेगा जिससे खेल में आगे बढ़ने वाले बच्चे भी आगे बढ़ पाए। गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, गुरुओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले खेलो इंडिया के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कोचेस को हिंदी में रूपांतर करें तो गुरु, लेकिन इनको महत्व दीजिए और इनको आगे बढ़ने के लिए कोई इंसेंटिव बनाइए। आपको मैं सदन को मैं आपके माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूं कि जब भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक में जीतता है या एशियन गेम्स में जीतता है तो उस खिलाड़ी को तो पैसा मिलता ही है, उसके कोच को भी पैसा मिलता है। लेकिन इससे एक दुविधा शुरू हो जाती है। जो कोच उस खिलाड़ी को तैयार करके लाता है, ब्रिजभूषण जी एकदम स्माइल कर रहे हैं, वो समझ गए, वो अध्यक्ष हैं रेसलिंग फेडरेशन के, वो इस समस्या को समझते हैं। जब कोई खिलाड़ी को तैयार करके कोच नीचे से ऊपर लाता है, वो उस खिलाड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो उस खिलाड़ी के दिमाग में डाल देता है कि कोई दूसरा कोच आएगा तो तुम्हें बिगाड़ देगा। वो खिलाड़ी फिर उस कोच को नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल सही बात है। जिस कोच ने आपको तैयारी कराए उसको भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो हमने, मोदी सरकार ने, और मैं धन्यवाद देता हूं खेल मंत्रालय का, उन्होंने इस पूरी पॉलिसी को बदल दिया। उन्होंने अब जो इंसेंटिव पैसा है वो 30% ग्रास रूट कोच को भी जाएगा जिसने बचपन में उसको खिला के सिखाना, आगे कदम बढ़ाया। जो बीच मध्यम वर्ग का, जो जिसने स्कूल में कॉलेज में सिखाया, इंटरमीडिएट कोच को भी 30% पैसा जाएगा और रिकॉग्निशन भी मिलेगा। और बचा हुआ जो 40% है वो उस समय जो कोच है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो कोच है, जिसने हाथ फेरा है उसके ऊपर जीतने के लिए, उसको जीतने के गुर सिखाए हैं, उसको वो मिलेगा। इस तरह से हमने सिस्टम खड़ा करने की कोशिश करी है कि सबको रिकॉग्निशन मिले। आपके सुझाव का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कम्युनिटी कोचेस डेवलप करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए हो, ऐसे खिलाड़ी नहीं बन सकते। नीचे से जब तक सही दिशा में नहीं चलेंगे, जब तक खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकता। मैं यहां पर मैं बतलाता हूं आपको कि ये जो सेइंग है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये गलत है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये गलत है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इम्परफेक्ट प्रैक्टिस विल मेक यू कंप्लीटली इम्परफेक्ट। यहां पे कुछ उदाहरण भी है। जो इम्परफेक्ट प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू। हमने सैलरी इंक्रीज करी। मेरे एक साथी ने यहां पे ये पॉइंट उठाया कि गुरुओं को जब तक साधन नहीं मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, तो वो किस तरह से उनको परिवार को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार ने आते ही जो नेशनल एकेडमीज के जो कोचेज हैं और जो सपोर्ट स्टाफ है, उनके ऊपर कैप लगा रखा था कि साहब, नेशनल एकेडमीज के जो कोचेज हैं उनको 1 लाख से ज्यादा पैसे नहीं मिल सकते। हमने 100% उसके अंदर सुधार लेकर आए। हमने उसको सीधा का सीधा डबल कर दिया और हमने वो कैप भी हटा दी। भारत के कोच हैं, अगर वो भारत के कोच अच्छी कोचिंग कर सकते हैं तो उनको जो सैलरी है, फीस स्ट्रक्चर है, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। टॉप मेडल प्रॉस्पेक्ट्स, जब आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप पहुंचते हैं तो आपको क्या सुविधा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस रास्ते से निकला हूं जहां
कई बार ये चिंता होती थी कि मैं खेल के मैदान में जाऊं या इस फाइल को और आगे धकेलूं, और कई बार हमें खेल के मैदान को छोड़कर उस दफ्तर के उस अधिकारी के पास बैठना पड़ता था ताकि फाइल थोड़ी आगे बढ़े तो थोड़ा बहुत साधन मिले। मैं आपको ये बताते हुए मुझे गर्व है कि मोदी सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंदर प्रोफेशनल लोगों को रखा है, जो पैशनेट है खेलों के अंदर, जो खेलों के बारे में जानते हैं, जो खेलों की शानदार रिसर्च करते हैं और खिलाड़ियों से और फेडरेशंस के से ज्यादा बढ़कर एक नॉलेज रखते हैं, और ताकि स्पोर्ट्स साइंस और सब कुछ बैकअप उनको दिया जा सके। उन्होंने रिलेशनशिप मैनेजर उसमें रखा हुआ है। आमतौर से आप ये जो बिजनेस की कंपनीज है उसमें आप सुनते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर, या किरण रिजिजू जी यहां बैठे हैं, इनके मंत्रालय ने रिलेशनशिप मैनेजर्स रखे हुए हैं ताकि टॉप के जो खिलाड़ी हैं उनसे सीधे मोबाइल फोन पर बात करें, उनको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, उनको जो चीज चाहिए वो उनको घर बैठे हुए मिलेगी। घंटियां तो जीवन भर बजती रहती हैं, कम से कम सही टाइम पे। चलिए, आपने बताया तो मैं जाते जाते ये जरूर कहता हूं, नेशनल पैसे की बात, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स है, डिमांड फॉर ग्रांट्स पैसे की बात होती है। माननीय अध्यक्ष, जब हम खेलते थे सबसे पहली चीज जो अधिकारी बोलते थे वो यही कि पैसे नहीं, आप कुछ भी लेके जाओ, बोलते पैसे नहीं। मैंने बार बार खेल मंत्रालय ने बार बार यही खिलाड़ियों को कहा, और ये मोदी सरकार का कमाल है कि कहा कि खिलाड़ियों को कि पैसे की कोई कमी नहीं है। और ये जितना पैसा जो अलॉट हुआ है, मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि जो पैसा अलॉट हुआ है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा फंड है, और असली जो एलीट खिलाड़ी हैं उनकी जो कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग होती है वो उस पैसे से होती है, और उस पैसे के अंदर कॉर्पोरेट्स पैसा डालते हैं। उसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, और उस फंड के अंदर एक बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो भी उस फंड में पैसा डालेगा, भारत सरकार को उसके बराबर का पैसा उसमें डालना पड़ेगा। यानी कॉर्पोरेट जगत जब उसमें 50 करोड़ डालता है तो भारत सरकार को कानूनन उसमें 50 करोड़ और डालने पड़ते हैं। मैं खेल मंत्रालय से ये निवेदन करता हूं कि ये नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से स्वीकृति भी दे रखी है कि आगे बढ़ के इस पर काम करिए, इसको बढ़ाकर जितने भी कॉर्पोरेट जगत के जो बड़े दिल वाले जो कॉर्पोरेट मुगल्स हैं, जो हेड्स हैं, उनको इस बोर्ड में शामिल करिए, और शामिल करके अगले ओलंपिक की जो तारीख है उससे लंबा उनको उसमें कार्यकाल दीजिए, और उनको जिम्मेदारी दीजिए, और उनको ये जिम्मेदारी भी दीजिए कि हर एक 10 कम से कम कॉर्पोरेट जगत के आप हेड उसमें लाइए, हर एक को 100 करोड़ उसमें पैसे लाने के लिए बोलिए। पैसे की कोई कमी नहीं है देश के अंदर, 1000 करोड़ आप आराम से उस फंड के अंदर आप इकट्ठा कर सकते हैं। और भारत, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, इतना पोटेंशियल है कि 2032 तक हमें 100 ओलंपिक मेडल्स का टारगेट रखना चाहिए, और हम उसको अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।